हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फेवल के 14 प्रिंसिपल देखेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में बस हम लोग करते क्या है कि जो काम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं ताकि वो काम बहुत ही आसानी और कन्वीनियंट वे में हो सके। और छोटे टुकड़ों में बांटने में सबसे बेनिफिट क्या मिलता है? वो मिलता है आपका स्पेशलाइजेशन का। ऑब्वियस है, काम कम रहेगा तो उसको बहुत ही इजीली और बहुत अच्छा से कीजिएगा। ज्यादा काम पड़ने से आप काम को ठीक से नहीं कर पाइएगा, वो आपको बर्डन की तरह पड़ेगा। तो इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क में जो बेनिफिट्स आपको मिलता है वो बेनिफिट मिलता है आपको स्पेशलाइजेशन का। ठीक है, इसीलिए इसमें हम लोग करते क्या है, एम्प्लॉय शुड फोकस लिमिटेड नंबर ऑफ टास्क। भाई कम काम रहेगा तो आप उसको अच्छा से स्पेशलाइज वे में कर पाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का सिंपली मतलब क्या हुआ कि राइट टू गिव ऑर्डर। अगर आपका कोई बॉस है तो ऑब्वियस वो आप उसके पास वो पावर है कि आपको काम करने का ऑर्डर दे, तो उसी को क्या बोलेंगे? राइट टू गिव ऑर्डर, यानी कि ऑथोरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म वर्क, यानी कि अगर आपको वो काम मिला है तो भाई आपका जिम्मेदारी बनता है कि उस काम को आप सही तरीके से टाइम पे करके दे दें। ठीक है, तो इन दोनों प्रिंसिपल का सिंपली बस इतना ही मतलब है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ऑथोरिटी का मतलब हो गया राइट टू गिव ऑर्डर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म वर्क। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, जो आप एक स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि ये आपका जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप कितना मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे या कहीं भी, पर ट्रस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई डिसिप्लिन से होता है, मोटिवेशन से पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, अब कंपनी में डिसिप्लिन बोलने का मतलब क्या होता है? कंपनी में डिसिप्लिन बोलने का मतलब होता है कि हर कंपनी में एक अपना सीओसी यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आसान भाषा में हर कंपनी का कुछ अपना रूल्स और रेगुलेशन होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप उसको क्या बोलते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते, वरना आपको पेनाल्टी या पनिशमेंट मिल सकता है। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बोलने का मतलब हो गया, अगर इसको कीवर्ड को पकड़े तो क्या बोला जाएगा? वन बॉस वन कमांड। आसान भाषा में अगर कोई एक एम्प्लॉय है तो उसको एक ही बॉस ऑर्डर देगा, एक ही बॉस ऑर्डर देगा। अगर उसको दो बॉस अगर ऑर्डर देगा तो ऑब्वियस है वो कंफ्यूज हो जाएगा भाई कि इसका बात सुने कि हम उसका बात सुने। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड में बोला जाता है रिसीविंग ऑर्डर मोर देन वन मैनेजर लीड टू कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस और लाइबल भी आप उसी बॉस को होइएगा। जो भी काम आपको देगा आपको उसी को जाकर के आपको रिपोर्ट करना है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का बस इतना ही मतलब है, वन बॉस वन एम्प्लॉय वन बॉस, यानी कि वन बॉस वन कमांड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लगते तो दोनों सेम है, बट वो सेम है नहीं। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है कि ये प्रोजेक्ट वाइज देखा जाता है, प्रोजेक्ट वाइज मैटर करता है। अगर कोई प्रोजेक्ट या कोई इवेंट के लिए हम लोग देखते हैं कि जो काम मिला है उस पर हम लोग सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं कि नहीं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए इसमें लिखा क्या हुआ, ऑल यूनिट्स वर्किंग टुवर्ड्स सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट फॉलो वन प्लान वन हेड। यूनिटी ऑफ कमांड में बोलते हैं वन बॉस वन कमांड, लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बोलते हैं वन हेड वन प्लान। आसान भाषा में समझ लीजिए, आप एक मोबाइल, एक कंपनी है सैमसंग कंपनी, सैमसंग कंपनी अपना कोई नया मोबाइल लॉन्च कर रही है। ठीक है, तो उस इवेंट को, उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जितना भी अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स होंगे, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हो, चाहे सेल्स का हो, चाहे मार्केटिंग का हो, वो सब मिल करके यही कोशिश करेंगे कि वो जो इवेंट है वो अच्छा से सक्सेसफुल हो। तो हम लोग सही ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं, यानी कि सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं कि नहीं, इसी को बोला जाता है क्या? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब आगे देखते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आप कर दीजिएगा। इसका सिंपल बस यही मतलब है कि भाई अगर कोई एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहा है तो ऑब्वियस है उसका भी कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट होगा, तो वो पर्सनल इंटरेस्ट कभी भी ओवरराइड ना करे। मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव और आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव आपस में कभी टकराए नहीं, उसको लेके चलना है। तो सिंपल सा मतलब है, एम्प्लॉय का दिमाग में हम लोग को ये डालना पड़ता है कि भाई अगर कंपनी तरक्की करेगी तो तुम्हारा भी तरक्की होगा, और तुम्हारा जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है वो भी ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा अगर कंपनी
एक नई ऊंचाई पे पहुंचती है, तो ऑब्वियसली कंपनी एक नई ऊंचाई को छुएगी तो आपका भी बोनस सैलरी सब इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का बस यही मतलब होता है। रेम्यूनरेशन यानी कि आसान भाषा में सैलरी। सैलरी कैसा पे करना चाहिए? सैलरी पे करना चाहिए फेयर और स्टैंडर्ड, फेयर और स्टैंडर्ड अमाउंट में सैलरी पे करना चाहिए जो आपका रीजनेबल हो। अगर आप एक रीजनेबल सैलरी अपना एम्प्लॉय को नहीं पे कीजिएगा तो ऑब्वियस वो आपका कंपनी छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको मान लीजिए 30,000 पर मंथ का सैलरी में रखे हैं और उसी काम के लिए उसको दूसरा कंपनी 35,000 रुपये दे तो तुरंत छोड़ देगा। ठीक है, इसमें कोई अनइथिकल चीज भी नहीं है। देखिए ये नॉर्मल सा चीज है कि भाई जहां ज्यादा पैसा मिलता है ऑब्वियस हम लोग काम छोड़ के वहां चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग को भी अपना ग्रोथ देखना रहता है। यहाँ पर अनइथिकल नाम का कोई चीज है नहीं। तो रेम्यूनरेशन बोलने का सिंपल मतलब क्या है? सैलरी पे करना। सैलरी कैसा होना चाहिए? सैलरी आपका फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड और रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, जो आप उसका डेली नीड्स को फुलफिल कर दे। ये तो ऑब्वियस है दूसरा कंपनी इसको मौका मिला वो तुरंत जॉब छोड़ देगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन बोलने का मतलब होता है कि किसी एक पर्सन के हाथ में पूरा पावर आ जाना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बस इन दोनों का बस इतना ही मतलब है और कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, और वैसा सेंट्रलाइजेशन है वो टॉप मैनेजर के पास ज्यादा पावर होता है। डिसेंट्रलाइज बोलने का मतलब है कि हर स्टेजेस में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। जैसे डिसेंट्रलाइज का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका हम लोग का अपना प्यारा भारत। इसमें क्या है कि हम लोग पावर को अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, फिर पंचायत, इस तरह से। तो ये हो गया। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन सिंपली बस मतलब है कि भाई हर कंपनी में एक प्रॉपर समझ लीजिए लाइन ऑफ अथॉरिटी होता है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब सीधा बात करने के कंपनी का हेड से अब डायरेक्ट उसके पास नहीं जा सकते, वो जो स्टेजेस बना हुआ है उसके थ्रू जाइएगा। ठीक है, स्कूल में भी अगर आप कभी रहते होंगे तो डायरेक्ट प्रिंसिपल को कंप्लेन नहीं जाता है। सबसे पहले जनरली अगर प्रोसेस को फॉलो किया जाए तो भाई आपको अपना क्लास का जो मॉनिटर होगा उसको बताना पड़ेगा। उसके बाद वो नहीं फिर वो आपका टीचर को बताएगा, टीचर फिर प्रिंसिपल तक शिकायत लेके जाएगा। डायरेक्ट हेड के पास हम लोग नहीं पहुंचते। सेम लाइकवाइज कंपनी में भी यहाँ पर डायरेक्ट आप चेयरमैन से बात नहीं कर सकते। जैसे अभी अगर जियो का अगर नेटवर्क में आपका इशू आ जाए तो भाई सीधा आप मुकेश अंबानी को फोन नहीं घुमाइएगा। ऑब्वियस है एक प्रॉपर कमांड ऑफ चेन बना हुआ है, उसी को फॉलो करना पड़ता है। वही है स्केलर चेन। ठीक है, ये क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है प्रॉपर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उसमें इतना ही है। गैंग प्लैंक क्या होता है? गैंग प्लैंक होता है ना, देखिए ये आपका एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है सेम लेवल का अथॉरिटी पे अगर इमरजेंसी केस आ पड़ा तो। ठीक है, आसान भाषा में मान लीजिए एक प्रोडक्शन मैनेजर आपका सेल्स मार्केटिंग मैनेजर से बात कर रहा है, तो जनरली अगर उन दोनों को बात करना हो तो एक जो नेटवर्क बनेगा उसी को बोला जाता है क्या? गैंग प्लैंक। ये आपका किस में आता है? ये आपका आता है स्केलर चेन में। ठीक है, ये आपका आता है स्केलर चेन में। यहाँ पर लिखा हुआ है स्केलर चेन। अब चलिए आगे देखते हैं। ऑर्डर बोलने का मतलब क्या होता है? ऑर्डर बोलने का मतलब होता है कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब एंड द राइट मटेरियल एट द राइट प्लेस। सही आदमी को सही जगह पे बैठाना और सही सामान को सही जगह पे रखना। इससे क्या होगा? इससे आपका काम स्मूथ होगा। सही सामान को नहीं रखे, देखिए आप घर में भी देखिएगा, अगर एक सामान आप जहाँ हमेशा जगह पे रखते हैं तो आपको इजीली मिल जाएगा, काम भी आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन जहां तक रख दीजिएगा तो फिर पता चला खोजते रहे और मिल ही नहीं रहा है सामान। तो इसी प्रकार से सही पर्सन को सही जगह में रखना पड़ता है। जिसके पास जो टैलेंट है उसको उसी जगह में रखिए। अब सोचिए किसी के पास मार्केटिंग का टैलेंट है, अब उसको आप बैठा दिए प्रोडक्शन में तो बेचारा क्या समझेगा क्वालिटी क्या होता है। इसके पास क्वालिटी देखने का टैलेंट है, उसको आप मार्केटिंग में बैठा दिए तो ऑब्वियस है वो मिसमैच कर जाएगा। तो सही पर्सन का टैलेंट सही जगह पे और जो मटेरियल है उसको भी सही प्लेस पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है ऑर्डर में क्या? राइट पर्सन इन द राइट प्लेस एंड राइट मटेरियल एट द राइट प्लेस। ठीक है, इक्विटी। इक्विटी बोलने का सिंपल मतलब होता है इक्वालिटी, यानी कि हम लोग फेयर एंड रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट करेंगे, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हम लोग नहीं करेंगे। इसका बस सिंपली यही मतलब होता है और कुछ नहीं। एक ये है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बोलने का मतलब होता है कि कितना एम्प्लॉय आपका जॉब छोड़ के जा रहा है। ठीक है, अब ऑब्वियस है अगर आप प्रॉपर उसको टाइम नहीं दीजिएगा, प्रॉपर एक इन्वायरमेंट नहीं दीजिएगा तो आपका एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा ही जाएगा।
तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में क्या है, फ्रीक्वेंट टर्नओवर लीड्स टू लो इफिशियंसी। अगर आपका एम्प्लॉय सब छोड़ के जाते रहेगा तो ऑब्वियस आपका काम खराब होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो हम लोग जनरली कोशिश करते हैं कि हम लोग का एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए। अगर वो छोड़ के जाएगा देखे तो उसको दोबारा हायर करने में काफ़ी पैसा लगता है, मेहनत भी लगता है। तो जो भी आप एम्प्लॉय हायर किए हैं उसको एक प्रॉपर समय, प्रॉपर एफर्ट, सब कुछ का टाइम दीजिए ताकि वो अपना बेस्ट दे सके आपको। बिना टाइम नहीं दीजिएगा तो कोई भी आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाएगा, ठीक है। टाइम मैटर करता है। तो दूसरा लाइन में ये लिखा हुआ, एम्प्लॉय शुड बी गिवन एनफ टाइम टू अडॉप्ट एंड परफॉर्म। कोई भी नया एम्प्लॉय के साथ ये दिक्कत आता ही आता है। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव बोलने का मतलब होता है कि अगर आपका कोई एम्प्लॉय टैलेंटेड है तो अगर वो कोई अच्छा आइडिया, कोई अच्छा इनोवेशन या सजेशन देता है तो आप उसको रिवॉर्ड दीजिए। इससे कंपनी को नुकसान नहीं होता, देख इससे कंपनी को ऑब्वियस लॉन्ग टर्म में फायदा ही होगा। आप अपना एम्प्लॉय को अप्रिसिएट कीजिएगा तो उसको आपका कंपनी के प्रति लॉयल्टी बढ़ेगा। एम्प्लॉय को लगेगा कि हाँ मेरा मेहनत का कदर मेरा कंपनी करता है। तो इनिशिएटिव बोलने का ये मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉय शुड इनकरेज, सजेस्ट इम्प्रूवमेंट एंड टेक इनिशिएटिव। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा आइडिया देता है तो बिल्कुल सुनिए, देखिए सुनिए सबका, कीजिए बस अपना, ठीक है, अपना मन का। कंपनी में भी यही होता है, बॉस लोग सबका सुनता है। एक अच्छा बॉस वही होगा जो सबका सुने और सबका सुनने के बाद खुद से डिसीजन ले, ठीक है। तो एम्प्लॉय को सुनिए, अगर वो अच्छा डिसीजन दे रहा है या अच्छा सजेशन दे रहा है तो ऑब्वियस उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। वो कंपनी का भलाई के साथ साथ वो आपका एम्प्लॉय का भी वेलफेयर अवश्य होगा। अब लास्ट है स्पिरिट द कॉर्प्स। इसका सिंपली मतलब है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट बोलने का मतलब है, जैसे धोनी को देखें, धोनी जी का एक बहुत अच्छा खासियत है, हम उनका एक इंटरव्यू में देख रहे थे कि जब वो जीतते हैं ना तो पूरा क्रेडिट देते हैं अपने टीम को कि नहीं टीम ऐसे खेली, वैसे खेली, अच्छा से खेली। लेकिन जब हारते हैं तो पूरा ब्लेम अपने पे ले लेते हैं। एक सही लीडर का ये सबसे बड़ा क्वालिटी है कि भाई जब कुछ अच्छा हो तो सबको डिस्ट्रीब्यूट करो। इससे क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है। इससे होता है ना, मतलब एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा। लेकिन जब हारते हैं तो पूरा क्लेम खुद पे लीजिए, नहीं मेरा गलती, हम लीडर थे भाई तो हम इसका रिस्पॉन्सिबल हैं। तो टीम स्पिरिट में वही बोला जाता है कि आई मस्ट बी रिप्लेस विथ वी। आई बोलते रहिएगा कि मैं एक प्रकार का क्या, वो घमंड को रिप्रेजेंट करता है, एटीट्यूड दिखाता है, ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन जब वी दिखाइएगा तो वी क्या है, वी आपका टीम स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हम लोग सब मिल के किए, हम अकेले, मैंने अकेले नहीं किया, हम लोगों ने मिल के किया। तो इसीलिए स्पिरिट द कॉर्प्स से बोला जाता है कि आई मस्ट बी रिप्लेस विथ वी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।